हेलो दोस्तों, आज मैं फिर अपनी एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सासू माँ की आत्मा। रेखा आजकल काफ़ी डरी डरी सी रहने लगी थी, जिसकी तेज हंसी की आवाज़ तथा ज़्यादा बोलने की आदत सारा मोहल्ला जानता था। वो चुपचाप रहने लगी थी। सभी के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे, यहाँ तक कि खुद रेखा का पति अविनाश भी अपनी पत्नी के व्यवहार को लेकर परेशान रहता था। वो भी आज कल समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है। रेखा अपने ही घर में अकेले नहीं रहना चाहती थी, जिस घर को पाने के लिए उसने न जाने कौन कौन सी योजना बनाई थी। ऐसा क्या हो गया, अविनाश समझ नहीं पा रहा था। उसका 2 साल का बेटा गोलू भी अकेले ही घर में इधर उधर खेलता रहता और जान से प्यारे गोलू के प्रति भी रेखा का व्यवहार अजीब होता जा रहा था। अविनाश रेखा से पूछ पूछ कर हार चुका था, पर कुछ पता न चला कि माजरा क्या है। एक दिन अविनाश ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेने का फैसला किया। अगले ही दिन रेखा जब नाश्ता बनाने रसोई में जाने को हुई और अचानक तेजी से दौड़कर वापस आ गई। अविनाश देखता रह गया, परंतु कुछ समझ ना सका। उसने रेखा को पास बिठाकर प्यार से पूछा, रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच सच बताओ, बात क्या है। रेखा रोने लगी और कहने लगी, अविनाश, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी गलती? अविनाश बोला, अभी मुझे सासू माँ का भूत नज़र आता है। मुझे बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं? अविनाश ने कहा, ये तुम्हारे मन का वहम है। माँ का स्वर्गवास हुए तो लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। लेकिन रेखा लगातार रोए ही जा रही थी। अविनाश ने बात को हल्के में उड़ा दी, परंतु रेखा अजीब अजीब आवाज़ें सुनती, डर जाती। ये सब तो लगातार होता ही जा रहा था। एक दिन रेखा चीखने लगी, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, और बेहोश होकर गिर पड़ी। अविनाश देखकर स्तब्ध रह गया। होश आने पर रेखा ने बताया, अभी मैंने माँ जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जब माँ जी गांव से हमारे पास रहने आई तो मुझे लगा कि मेरी आज़ादी छिन गई है। अब दिन भर वो पहरेदार की तरह नज़र आने लगी। किटी पार्टी में जाना, सहेलियों के साथ घूमना, पार्टी करना, सब कुछ माँ जी के रहते नहीं हो पा रहा था। वो मुझे गोलू के देखभाल में लगाए रखना चाहती थी, जबकि
हमने तो आया रखी थी ना गोलू के लिए। लेकिन उन्हें आया अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने आया को तुमसे कहकर हटवा दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने भी ठान लिया था कि अब इन्हें गांव भेजकर ही दम लूँगी। मैं उनके बारे में तुम्हारे कान भरने लगी, उनकी हर बात गलत साबित करने लगी। एक दिन उन्हें बुखार हो जाने पर दवा भी नहीं दी, न ही खाना दिया, और तुम्हारे आने पर दिखावा करने लगी। जब माँ जी ने तुमसे कहा तो तुमने उनकी बात न मानी और उन्हें गांव जाने के लिए कह दिया। मैं अपनी जीत पर बहुत खुश हुई। अभी मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन माँ जी के आने से मुझ पर जो पाबंदी लग गई थी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुमने माँ जी को गांव भेज दिया। मैं आज़ाद हो गई। एक दिन गांव से फ़ोन आया था तुम्हारी चचेरी बहन रीमा का। उसने कहा कि चाची की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उन्हें शहर ले जाओ। मैंने अच्छा कह दिया, परंतु तुम्हें नहीं बताया और उस नंबर को ही ब्लॉक कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ अभी, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कुछ दिनों बाद माँ जी के स्वर्गवास की सूचना मिली। मैं तो ये कतई ना चाहती थी, लेकिन भगवान की मर्जी मानकर चुप हो गई। लेकिन मैं गुनहगार हूँ अभी, मैं गुनहगार हूँ। अगर मैं तुम्हें बता देती तो आज माँ जी जिंदा होती। मैंने सोचा कि माँ जी नाटक कर रही होंगी फिर से हमारे पास आने के लिए, और मैं उन्हें वापस नहीं लाना चाहती थी। अविनाश डगमगा कर वहीं सोफे पर बैठ गया और रोने लगा। ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। निकल जाओ मेरे घर से। तुम मेरी माँ की हत्यारिन हो। निकल जाओ। रेखा अविनाश के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांग रही थी, लेकिन अविनाश उसे तलाक देने की बात पर अड़ा था। तभी अचानक कुछ आहट जैसी सुनाई पड़ती है। अभी उस आवाज़ के पीछे जाता है। रेखा भी उसी आवाज़ के पीछे जाती है। गोलू खिलखिलाकर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी के साथ खेल रहा हो। अविनाश डर गया। उसने गोलू को गोद में उठा लिया। तभी लाइटें अचानक धीमी तेज होने लगी। रेखा चिल्लाने लगी, माँ जी का भूत है, माँ जी का भूत है। अविनाश बोला, माँ आप हो, माँ आप हो, मेरे सामने आइए माँ, मेरे सामने आइए माँ। अगर आप सचमुच में यहाँ हैं तो मेरे सामने आइए माँ, मैं आपका गुनहगार हूँ माँ। माँ, आपने मुझे हर सुख दिया और मैंने आपको बीमार रहने पर भी भूखा सुलाया। मैं कैसा बेटा हूँ। मुझे भी मर जाना चाहिए। माँ, मुझे मार दो माँ, मुझे मार दो। तभी एक आवाज़ गूंजी, बेटा नहीं, बेटा नहीं, मैं तुम्हें सताने नहीं आई हूँ। मुझे मुक्ति ही नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मेरी आत्मा तुम में ही समाहित है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बुरी माँ के रूप में याद रखो।
मैं तुम्हारी गृहस्थी नहीं उजाड़ना चाहती थी। मैं तो केवल रेखा को कुछ गृहस्थी के अनुभव बताना चाहती थी जो शायद उसे पसंद नहीं आया। गोलू की देखभाल करना चाहती थी क्योंकि आया गोलू का सारा खाना खुद ही खा जाती थी, दूध पी जाती थी, इसलिए गोलू इतना कमज़ोर हो गया था। इसलिए मैंने उसे हटाया था, लेकिन गलती मेरी थी। तुम्हारी गृहस्थी में मुझे दखल नहीं देना चाहिए था। मैं यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी माँ अपने बच्चों की दुश्मन नहीं होती। तुम मुझे गलत ना समझना। अब मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है। और हाँ अभी बेटा, गोलू को खूब प्यार देना तुम दोनों मिलकर। तुम रेखा को माफ़ कर दो, नहीं तो मेरी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी। उसने जो किया अनजाने में किया, लेकिन तुम्हारा जानना ज़रूरी था। बेटा, कभी भी एक पक्ष की बातें जानकर फैसला न लेना, ये जीवन की सीख है। रेखा को तलाक न देना। अगर मेरी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो। इतने में ही रेखा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। अगले ही पल सन्नाटा छा गया। अविनाश माँ माँ बोलता रहा, परंतु कुछ सुनाई न दिया। हम अपने बुजुर्गों को साथ नहीं रखना चाहते, जबकि वो ही भगवान का वरदान होते हैं, जबकि हम उनका निरादर करते रहते हैं। उनके तजुर्बों का अपमान करते रहते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ये एक माँ की आत्मा थी जो भटक रही थी। उसे लग रहा था कि उसके जीते जी तो उसके पुत्र ने उसे इतना मान सम्मान दिया, परंतु मरने के बाद वो उसे एक बुरी माँ के रूप में याद न रखे। इसीलिए उसकी माँ की आत्मा ने उसकी आंखें खोल दी। हमें अपने बड़ों के तजुर्बों का अपमान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। आप जो भी बताना चाहें, अच्छी लगी तो अच्छी, बुरी लगी तो बुरी। दोस्तों, आपने मेरी कहानियाँ देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।